हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे मानव प्रजाति। मानव प्रजाति के अंतर्गत आपको पढ़ना है उसके वर्गीकरण के आधार क्या क्या है मानव प्रजाति के, और कोबर, हेडन और टेलर का वर्गीकरण हम पढ़ेंगे। सबसे पहले भूतल पर पाए जाने वाले जो समस्त जीव हैं उनमें उनको उनकी जैविक विशेषताओं के आधार पर कुछ वर्गों में हम विभक्त करते हैं, जिसे जाति के नाम से जाना जाता है। और देखो, जीवों के जो वर्गीकरण है उसमें मानव एक विशिष्ट जाति है, क्योंकि मानव ने अपने बौद्धिक विकास किया है, वो सबसे ज़्यादा किया या विकास कर्म में सर्वोपरि है मानव। तो मानव जाति के उपवर्ग को प्रजाति कहा जाता है। और इसमें इसके जो सदस्य होते हैं उनमें वंशानुक्रम, विभिन्न शारीरिक जो लक्षण हैं वो विकसित होते हैं और वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते रहते हैं। तो इस तरह जो मानव वर्ग या प्रजातियों से अलग करते हैं। प्रजाति एक नस्ल या जन्मजात संबंधों का मानव वर्ग होता है जिसमें वंशानुक्रम द्वारा शारीरिक लक्षणों में समानता पाई जाती है। अब देखो, ये शारीरिक लक्षण क्या क्या है। तो इन शारीरिक लक्षणों में शरीर का कद, त्वचा का रंग, बाल की बनावट, सिर की आकृति, नाक एवं आँख की बनावट, मुखाकृति आदि प्रमुख है। तो अब हम पढ़ते हैं प्रजाति। प्रजाति शब्द आंग्ल भाषा के रेस शब्द का हिंदी रूपांतरण है। और देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रजाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था 1570 में फोकस ने। और फोकस ने अपनी पुस्तक बुक ऑफ मार्टायर्स में किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रजाति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था फोकस ने, और कब किया था? 1570 में। और किस में किया था? अपनी पुस्तक बुक ऑफ मार्टायर्स में। अगला आता है रेस, जो शब्द है, क्योंकि प्रजाति को रेस बोलते हैं। रेस शब्द की जो उत्पत्ति है वो संभवतः इटावली भाषा के रजा शब्द से हुई है, और जिसका अर्थ है परिवार, वंश या नस्ल। तो इस प्रकार से मानव प्रजाति एक जैविक विचार है, और जिसका अर्थ है कि ऐसे मानव वर्ग से जो नस्ल से संबंधित हो और वंशानुक्रम द्वारा शारीरिक लक्षणों में समानता रखता हो। यानी कि एक नस्ल को प्रकट करता है जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी उसके शारीरिक लक्षणों में समानता बनी रहती है, जो उसको दूसरे से अलग करती है। अब यहाँ कुछ परिभाषाएं हैं, जिसमें सबसे पहले आते हैं ग्रिफिथ टेलर की परिभाषा। तो ग्रिफिथ टेलर ने कहा था, मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है, न कि सभ्यता को। यानी कि ग्रिफिथ टेलर ने बताया कि ये एक नस्ल को प्रकट करती है, सभ्यता को नहीं। हर सभ्यता में अलग अलग नस्ल के लोग मिले हैं, तो ये एक नस्ल को प्रकट करती है, न कि सभ्यता को। इसी प्रकार क्रोबर के शब्दों में प्रजाति एक मान्य जैविक संकल्पना है। यह आनुवंशिकता, नस्ल, जनिक लक्षण अथवा उपजाति द्वारा संगठित एक समूह है। यह मान्य सामाजिक सांस्कृतिक विचारधारा नहीं है। इसमें भी देखो यही बात बताइए कि एक जैविक संकल्पना है, और इसमें जो आनुवंशिकता, नस्ल या जो शारीरिक लक्षण है उनका एक ये समूह है, और ये सामाजिक और सांस्कृतिक विचारधारा नहीं है। इसी तरह वाइडली डी ला ब्लास के अनुसार प्रजाति का तात्पर्य उस कायिक वर्गीकरण से जो मानव काया की आकारी अथवा शारीरिक लक्षणों पर आधारित होता है। यानी कि ये एक वर्गीकरण है, कायिक वर्गीकरण, यानी कि काया का वर्गीकरण है, जो उसके शरीर की आकार कैसा है या उसके शारीरिक लक्षण कैसा है उसके आधार पर किया जाता है। इस प्रकार से देखो, मानव प्रजाति में पर्याप्त समान आनुवंशिक लक्षणों को पाया जाना अनिवार्य है। अब देखो, ये जो प्रजाति की हमने परिभाषाएं पढ़ी है, इससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि इसमें समान आनुवंशिक लक्षण पाए जाते हैं, और इसी के आधार पर अलग मानव प्रजाति के रूप में पहचान की जाती है। कुछ देखो, एक और भी परिभाषा है कि मानव प्रजाति मानव जाति का उपवर्ग है जिसके सदस्यों में वंशानुक्रम से विशिष्ट शारीरिक लक्षण विकसित होते हैं, जो उन्हें अन्य मानव वर्गों से अलग करते हैं। तो प्रजाति क्या है कि कोई मानव
जाति या उपजाति है उसमें वंशानुक्रम उसके जो शारीरिक लक्षण है वो समान रहते हैं, जो कि उसे दूसरी जो है नस्ल है या जाति है उससे अलग करते हैं, तो उसको हम एक प्रजाति के नाम से जानते हैं। अब देखो प्रजातियों का वर्गीकरण किस तरह से किया जाता है, तो प्रजातियों के वर्गीकरण के लिए हर विद्वान ने अलग अलग मापदंड लिए हैं और ये सभी मापदंड उनके बाह्य शारीरिक लक्षणों का प्रयोग करके उन्होंने इसका वर्गीकरण किया है। सबसे पहला जो वर्गीकरण का आधार है वो है शरीर का कद। अब देखो मानव शरीर के बाह्य लक्षणों में जो सर्वाधिक स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देता है या जो इसका सर्वाधिक स्पष्ट विशेषता है वो शरीर का कद। और देखो शरीर की ऊंचाई पर पैतृक गुण, अवस्था, स्वास्थ्य तथा भोजन आदि के साथ ही जलवायु का भी प्रभाव पाया जाता है। अब आप देखते हो कि मोस्टली हम यही कहते हैं कि अगर लंबे माता पिता हैं तो बच्चा भी लंबा ही होगा। इसके अलावा किस अवस्था में, यानी कि बचपन में एज छोटी मतलब कद छोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे अपनी हम बड़े होते जाते हैं, किशोर अवस्था में आते हैं तो हमारी हाइट एकदम अधिक होती है, लेकिन जैसे जैसे हम फिर वापस वृद्धावस्था की तरफ आते हैं तो हमारी हाइट घटने लग जाती है। तो अवस्था का भी इस पर प्रभाव पड़ता है। स्वास्थ्य, अगर किसी का अच्छा स्वास्थ्य रहता है यानी कि स्वस्थ रहते हैं तो उनकी हाइट अच्छी होती है, जिनका नहीं होता है वो छोटे रहते हैं। इसी तरह भोजन कि भोजन करने से अच्छा भोजन लेने से सारे पौष्टिक तत्व उसके अंदर शरीर के अंदर जाते हैं तो उनकी हाइट अच्छी होती है। तो इन पे इन सब का प्रभाव पड़ता ही है। साथ के साथ जलवायु का भी शारीरिक कद पर प्रभाव पड़ता है। शरीर का जो कद है वो प्रजातियों के वर्गीकरण में अधिक महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है, क्योंकि भिन्न भिन्न प्रकार की जो प्रजातियां हैं उनमें समान कद के लोग भी मिलते हैं। ऐसा नहीं कि एक प्रजाति में इतनी लंबाई के लोग रहेंगे, दूसरे में इतने लंबाई के नहीं, उनमें भी जो बहुत सारी प्रजातियां उनमें भी समान कद के लोग रहते हैं। तो ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण वर्गीकरण नहीं माना जाता है। और देखो ये आयु और लिंग के अनुसार भी परिवर्तनशील है। तो जो शरीर के कद के अनुसार प्रजातियों का वर्गीकरण है वो 5 प्रकार से किया जाता है। बहुत छोटा कद यानी कि 146 सेंटीमीटर से कम, छोटा कद 140 से 156 सेंटीमीटर, मध्यम कद 156 से 165 सेंटीमीटर, लंबा कद 165 से 169 सेंटीमीटर और बहुत लंबा कद 169 सेंटीमीटर से अधिक। जो दूसरा वर्गीकरण का आधार है वो है सिर या कपाल का आकार। मनुष्य के शारीरिक बनावट में सिर की आकृति अपेक्षाकृत अधिक स्थायी लक्षण है, यानी कि सिर की जो आकृति होती है वो लगभग फिक्स होती है, इसमें बहुत कम परिवर्तन होता है। तो जो मानव शास्त्री थे उन्होंने प्रजातियों के वर्गीकरण में इसको अधिक महत्वपूर्ण आधार माना। और देखो जो सिर या कपाल का आकार है उसको कपालिक सूचकांक या सिरस्थ सूचकांक के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पूछा जाता है कि सिर की चौड़ाई और सिर की लंबाई गुणा 100, इसके द्वारा हम कपालिक सूचकांक या सिरस्थ सूचकांक ज्ञात करते हैं। इसके आधार पर 3 होता है। लंबा सिर जिसमें कपाल सूचकांक होता है 77 से कम, फिर होता है मध्य सिर मेसोसेफोलिक, इसमें 77 से 81, फिर चौड़ा सिर जिसमें 81 से अधिक। अब देखो जो आदि मानव थे उनकी खोपड़ियां क्या थी, लंबी पाई जाती थी, लेकिन जो जैसे जैसे बाद में विकसित हुई प्रजातियां हैं उनकी खोपड़ी क्या होने लगी, चौड़ी होने लगी। और क्योंकि कपालिक सूचकांक का प्रमुख आधार माना या कपाल सूचकांक का प्रयोग अधिक होने का एक कारण ये भी है क्योंकि जीवित और मृत मनुष्य उन दोनों का जो कपाल सूचकांक है वो समान रहती है, कपाल की जो आकृति है वो समान रहती है। और विभिन्न आयु के स्त्री और पुरुषों के कपाल सूचकांक में भी अंतर नग्न प्राय होता है या नग्न ही होता है। तो इस तरह से जो निग्रिटो, निग्रो, अमेरिकन इंडियन, द्रविड़ आदि प्रजातियों के जो सर थे, ये प्रजातियां सबसे पहले विकसित हुई मानी जाती है, तो इनके सर लंबे हैं। और जो मंगोल है वो चौड़े सिर वाली है, और जो मध्य सिर वाले हैं वो है नार्डिक, बुशमैन, हॉन्टेड।
अगला आता है बालों की बनावट। तो बालों की बनावट को मानव प्रजातियों के वर्गीकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। और क्यों? क्योंकि इस पर जलवायु, लिंग, अवस्था, भोजन आदि का प्रभाव नगण्य होता है, यानी कि इन पे इन सब का प्रभाव नहीं पड़ता है। और बालों की बनावट भी पैतृक होती है, जो वंशाक्रम में निरंतर आगे आने वाली संतानों में भी परिलक्षित होती है। बालों की जो आकृति उसको केस सूचकांक के द्वारा निर्धारित की जाती है। अब देखो, जो बालों की आकृति है वो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? केस सूचकांक के द्वारा। और जो कैसे ज्ञात करते हैं? वो बालों के ऊर्ध्वाधर काट यानी कि क्रॉस सेक्शन में उसके व्यास का सूचक होता है। उसके बाल के क्रॉस सेक्शन में उसके व्यास का सूचक होता है। अब जो निग्रिटो प्रजाति का केस सूचकांक है वो सबसे कम है, यानी कि निम्नतम है और 40 है। और जो मंगोल प्रजाति है उसका सबसे अधिक 80 है। बालों की बनावट के आधार पर 3 प्रकार की प्रजातियों में विभक्त करते हैं। छल्लेदार बाल, इसमें क्या होता है कि बाल उलझे हुए, घने और भेड़ के बाल के समान छल्लेदार होते हैं। दूसरा आता है लहरदार बाल, इसमें बाल पतले होते हैं, मुलायम होते हैं और लहरदार होते हैं। तीसरा आता है सीधे बाल, सीधे, लंबे और कड़े बाल। अब देखो, इसमें भी ये माना जाता है कि जो प्रजाति आरंभिक काल में मनुष्य थे उनके बाल छल्लेदार थे, लेकिन बाद में विकसित होने वाली प्रजातियों के बाल क्रम से लहरदार और सीधे होते गए। और यही कारण है जो निग्रिटो और निग्रो प्रजाति उनके बालों की जो आकृति है वो छल्लेदार है। और इसके पश्चात विकसित काकेशियन प्रजाति के मनुष्यों के बालों की जो आकृति वो लहरदार है। और सबसे अंत में विकसित जो मंगोल प्रजाति है उसके बाल सीधे हैं। अगला आता है नासिका की आकृति। जिस तरह से हमने सिर का आकार या कपाल का आकार याद किया था, कपाल सूचकांक या कपालिक सूचकांक, सिरस्थ सूचकांक के द्वारा, उसी तरह हम नासिका सूचकांक के द्वारा नाक की आकृति का निर्धारण करते हैं। और नासिका सूचकांक हम ज्ञात करते हैं नाक की चौड़ाई बटे नाक की लंबाई गुणा 100। इसमें चौड़ी नासिका निग्रोइड प्रजाति, मध्यम मंगोल प्रजाति और पतली नाक काकेशियन तथा नार्डिक प्रजाति। अब देखो, कपाल सूचकांक की अपेक्षा ये कम स्थायी होता है और पीढ़ी दर पीढ़ी इसमें परिवर्तन होने लगता है। नाक को, जो नाक की आकृति है उसको इतना कपाल सूचकांक की अपेक्षा कम स्थायी माना गया है। अगला आता है कपाल धारिता। ये अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि अब देखो, कपाल सूचकांक, नासिका सूचकांक, बालों की आकृति, शरीर का कद, ये हम जीवित मनुष्य का कर सकते हैं, लेकिन कपाल धारिता मनुष्य के मरने के बाद उसकी कपाल या खोपड़ी में जल या सरसों भरकर फिर ज्ञात की जाती है। तो ये जीवित मनुष्य का जो कपाल धारिता है वो ज्ञात करना या उसको मापना संभव नहीं है, क्योंकि ये मनुष्य के मरने के बाद ही उसकी जो खोपड़ी होती है या उसकी कपाल होता है उसमें जल या सरसों भर के नापते हैं। लेकिन जो कपाल धारिता होती है उसका सीधा संबंध मनुष्य के स्वास्थ्य और उसके शारीरिक आकार से होता है। जैसे नाट्य कद वाली प्रजातियों की कपाल धारिता कम है, जिसमें औसत 1300 घन सेंटीमीटर है, जबकि जो काकेशियन तथा नार्डिक लोगों की कपाल धारिता है वो अधिक, औसत 1450 घन सेंटीमीटर पाई जाती है। अगला आता है रंग या वर्ण। तो विभिन्न प्रजातियों की मनुष्यों की त्वचा के, बाल के या आँखों के रंग में विभिन्नता मिलती है। और देखो, जो त्वचा का रंग होता है उस पर तो हमें भी पता है कि जलवायु का सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलता है। भूमध्य रेखा या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, वहाँ धूप अधिक होने के कारण त्वचा का रंग काला या श्याम वर्ण का होता है। और भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो त्वचा का रंग काले से सफेद होता जाता है। प्रजातियों के विकास अवस्था के अनुसार भी त्वचा के रंग में अंतर देखने को मिला है। जैसे कि प्रारंभ में जो विकसित होने वाली निग्रिटो या निग्रो प्रजाति के लोग थे उनका रंग काला था, पर बाद में जो विकसित हुई वो श्वेत वर्ण की हुई, और सबसे अंत में जो विकसित हुई मंगोल प्रजाति उसका रंग पीले कलर का है या पीत वर्ण का है।
उत्तरी यूरोप में पाई जाने वाली जो नार्डिक प्रजाति है उसके मनुष्यों की आंखें नीली होती है। अब देखो ये नीली आंखें केवल नार्डिक प्रजाति के लोगों की ही मिलती हैं और उनके बाल सुनहरे होते हैं, जबकि मध्य यूरोप में भूरे रंग की होती है। और जो अन्य प्रजाति है उसमें बाल और नेत्र कैसे होते हैं, काले पाए जाते हैं सामान्यतः। तो ये उत्तरी यूरोप की जो नार्डिक प्रजाति है उसमें आंखों का रंग नीला और बाल भूरे, और मध्य यूरोप में भूरे रंग के होते हैं, जबकि बाकी अन्य प्रजातियों में बाल और आंखों का रंग काला होता है। मुखाकृति, तो देखो मुख की जो आकृति होती है उसमें सिर और जबड़े की बनावट का प्रभाव पाया जाता है। मनुष्यों की जबड़ों की बनावट में जो प्राचीन काल से या प्रागैतिहासिक काल से ही परिवर्तन होता रहा है। प्रारंभिक जो प्रजाति हैं उनके जबड़े अधिक उभरे हुए थे, और बाद में जैसे जैसे प्रजातियों का विकसित हुई या प्रजातियां विकसित होती गई, उनके जबड़े का उभार क्रम से कम होता गया। अगले तो उसमें हम अन्य कारक लेते हैं जिसमें होठ, नेत्र की बनावट, इनको भी प्रजातियों के वर्गीकरण का आधार माना जाता है। प्रारंभ में जो होठ थे प्रजाति के वो मोटे थे और उभरे हुए थे, लेकिन बाद में जो विकसित प्रजाति है उनके होठ पतले मिलते हैं। तो इसमें भी हम कह सकते हैं कि प्रजातियों की विकास अवस्था के अनुसार मोटे से होठ पतले होते गए। तो देखो निग्रिटो या निग्री प्रजाति है उनके होठ मोटे हैं और उभरे हुए हैं, लेकिन जो बाद में विकसित प्रजातियां हैं काकेशियन या मंगोलियन प्रजाति, उनके होठ पतले पाए जाते हैं। आंखों की आकृति मुख्यतः ऊपरी पलक की भो या वलि की आकृति एवं आकार, निचली पलक की स्थिति तथा नेत्र के खुलने की सीमा आदि पर निर्भर करती है। अब देखो ये नेत्र घातांक के द्वारा हम आंखों की आकृति ज्ञात करते हैं। आंख के गोलक छिद्र की चौड़ाई बटे लंबाई गुणा 100, तो ये जो है नेत्र घातांक है। निग्रिटो में 80, भूमध्य सागरीय या काकेशियन में 88, मंगोलियन में 90 से 100 के मध्य है। तो ये थे प्रजातियों के वर्गीकरण के आधार, जिसमें से कुछ मुख्य हैं इम्पोर्टेंट है, जिसमें कपाल सूचकांक है, नासिका सूचकांक, बालों की आकृति और नेत्र घातांक, ये सभी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। काफ़ी कंपटीशंस में भी इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।